नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं 500 क्वेश्चंस और ये 500 क्वेश्चन है पूरे आर्ट एंड कल्चर से। इसको लिया गया है नितिन सिंघानिया की बुक से, सीसीआरटी से, फेसेस ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है वहाँ से, और क्लास 11 की एनसीईआरटी की फाइन आर्ट की बुक से। ये पूरे 500 क्वेश्चन जो होंगे पूरी तरह से बाइलिंगुअल होंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। आपको यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस के आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कीजिए और बिल्कुल ही इन पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए अगर आप रियली इन एग्जाम्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको बिल्कुल ही ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स और वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आर्ट एंड कल्चर 500 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये जो पूरे स्टेटमेंट होंगे हमारे गॉथिक स्टाइल के बारे में होंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है द गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज ब्रॉट बाय द फ्रेंच, कि वास्तुकला की जो गॉथिक शैली थी वो फ्रांसीसियों द्वारा लाई गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है द फ्रेंच ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस आर्किटेक्चर। अब एनोनिमस किसको हम कहते हैं? एनोनिमस का मतलब है जो अज्ञात हो, जिसमें कोई नाम ना हो। तो फ्रांसीसियों ने अज्ञात वास्तुकला की अवधारणा भी पेश की थी। थर्ड स्टेटमेंट है कोस्टल टाउन कराईकल, जो कि तमिलनाडु में था, इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश। तटीय शहर कराईकल तमिलनाडु का ब्रिटिशों द्वारा विकसित किया गया था। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा हमारा सही है। तो आप देखिए यहाँ पे, चलिए कोड्स देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ए है हमारा ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है 2 and 3 और डी है ओनली 1 and 3। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। बी का मतलब हो गया ओनली 2। ओनली 2 होने का मतलब है कि स्टेटमेंट 1 and 3 जो होगा हमारा गलत होगा। अब स्टेटमेंट 1 में हम देखते हैं कि क्या है। स्टेटमेंट में कहा गया था कि गॉथिक स्टाइल जो था फ्रेंच के द्वारा लाया गया था। ये बिल्कुल ही गलत है। आप पाएंगे कि गॉथिक स्टाइल हमेशा हमारे यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया था, या हिंदी में जानिए तो वास्तुकला की गॉथिक शैली जो थी वो ब्रिटिशों द्वारा भारत में लाई गई। थर्ड स्टेटमेंट आप देखते हैं कि कोस्टल टाउन जो था हमारा कराईकल तमिलनाडु में, उसको डेवलप फ्रेंच ने किया था, जबकि स्टेटमेंट में क्या लिखा था? स्टेटमेंट में ब्रिटिश ने लिखा था। आपको ध्यान रखना है कि कोस्टल टाउन तटीय शहर कराईकल तमिलनाडु का फ्रेंच द्वारा विकसित किया गया था। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडो गॉथिक शैली। अब जानिए कि इंडो गॉथिक शैली के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है इट वाज आल्सो नोन एज पर्शियन स्टाइल, इसे फारसी शैली के भी नाम से जाना जाता था। सेकंड है द वॉल्स वर थिकर देन इन द इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन। अब इससे पहले हमारे यहाँ पे इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन हुआ था। उन इंडो इस्लामिक जो निर्माण कला थी या फिर वास्तुकला थी, उससे ज्यादा मोटी दीवारें आप पाएंगे कि इंडो गॉथिक शैली में हुआ करती थी। थर्ड है विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज द एग्जांपल ऑफ दिस स्टाइल। अब कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो इस शैली का उदाहरण है। फोर्थ है यूनिक फीचर ऑफ दिस स्टाइल वाज द यूज ऑफ लार्ज विंडो। अब पाएंगे कि ये जो गॉथिक शैली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडो गॉथिक शैली की, इसका सबसे उत्कृष्ट फीचर क्या था, अनूठी विशेषता क्या थी? इसमें बहुत बड़े बड़े खिड़कियां होती थी। चलिए आप करेक्ट कोड देखिए। ए है हमारा ओनली 2 and 4, बी 3 and 4, सी 2, 3, 4 और डी ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको बताता हूँ सही क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी का मतलब है ओनली 3 and 4, मतलब कि 1 and 2 हमारा गलत हो गया। 1, 2 में क्या गलत हुआ? इंडो गॉथिक स्टाइल की बात हो रही है, ये पर्शियन स्टाइल थी, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये पर्शियन स्टाइल थी। ये पर्शियन स्टाइल नहीं है। कौन सी स्टाइल है ये? दिस वॉज एक्चुअली विक्टोरियन स्टाइल। विक्टोरियन स्टाइल थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द वॉल्स वर थिनर देन इन द इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन। ये हमारा सही होगा। इसमें क्या लिखा था कि इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन में जो गॉथिक शैली के पहले हुआ करते थे उससे मोटी दीवारें होती थी हमारे विक्टोरियन शैली में, या फिर आप कहें तो इंडो गॉथिक शैली में। ये गलत है। आप पाएंगे कि विक्टोरियन शैली या फिर इंडो गॉथिक शैली, आप बहुत ही अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ये विक्टोरियन स्टाइल लिखा है। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंडो गॉथिक, ठीक है। तो इंडो गॉथिक के जो वॉल्स होते थे दे वर एक्चुअली थिनर, ठीक है। ये पतले होते थे किससे? इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन से। नेक्स्ट हम देखते हैं 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पे बात हो रही है और इसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट है इयररिंग्स एंड एंकलेट्स वर वॉर्न ओनली बाय वुमेन। अब इयररिंग आप जानते हैं औरतें इसको कान में पहनती हैं, कान की बाली, और एंकलेट बोलते थे उस समय पाजेब को।
कान की बाली और एंकलेट केवल महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। कब? सिंधु घाटी सभ्यता में। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा है हमारा पेंटेड पॉटरी वाज आल्सो नोन एज रेड एंड ग्रीन पॉटरी। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सकेवेशन हुआ है जगह जगह पे, वहां से पॉटरी भी मिली है। पॉटरी किसको बोलते हैं? मिट्टी के बर्तन या फिर मृद भांड। तो मृद भांड जो पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो लाल या फिर हरे रंग के मिले हुए हैं। उसमें जो चित्र बने हुए हैं वो लाल या हरे रंग के हैं। अब तीसरा कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द पॉटरी वर हैंडमेड। अब ज्यादातर जो मृद भांड या फिर मिट्टी के बर्तन मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें से अधिकतर हाथों से बने हुए थे। हाथों से बने होने का मतलब क्या है? देखिए, जब भी पॉटरी बनती है तो आप कुम्हार बनाते हैं उसको। कुम्हार के यहाँ जाएंगे तो वहां पे कुम्हार का चाक होता है, जिसको कि हम पॉटर्स व्हील कहते हैं। उसके ऊपर जो है मिट्टी डाली जाती है, गीली मिट्टी, और वो चलती रहती है और उसको हाथ से शेप दिया जाता है या फिर किसी चीज से शेप दे करके बहुत अच्छी अच्छी पॉटरी बनती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पे जो पॉटरी हुआ करती थी वो ज्यादातर हाथ से बनी होती थी। वहां पे कुम्हार के चाक का यूज नहीं होता था। 3 स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ हम देखते हैं कि पॉटरी वर ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। अब देखिए, बर्तन की बात हो रही है, मृद भांडों की बात हो रही है, तो बर्तन किस लिए यूज होते हैं? खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बर्तन होते थे वो बिल्कुल आज की तरह, अगर आप बहुत सारे लोगों के यहाँ जाएंगे जो मॉडर्न हो चुके हैं, उनके यहाँ पे पुराने जो घड़े वगैरह हैं वो रखे जाते हैं सजावट के रूप। तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पॉटरी का यूज सजावट के लिए किया जाता था। अब हम देखेंगे कि इसका करेक्ट कोड क्या है। ए है 13, बी है 2, 3, 4, सी है 1, 3, 4 और डी है 1 और 4। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। डी क्या है? आप देखिए 1 और 4 है, इसका मतलब 2 और 3 हमारा गलत हो गया। 2 और 3 में क्या गलत है? लिखा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पॉटरी होती थी, मृद भांड होते थे, चित्रित मिट्टियों के बर्तन जो होते थे वहां पे, स्टेटमेंट में क्या था? लाल और हरे होते थे। बिल्कुल ही गलत है। क्या होना चाहिए? रेड एंड ब्लैक पॉटरी हुआ करती थी। देखिए यहाँ पे लिखा है रेड एंड ब्लैक पॉटरी। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट 2। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट 3 के ऊपर। स्टेटमेंट 3 क्या था? कि जितनी भी वहां पे मिट्टी के बर्तन बने थे वो किससे बने थे? कुम्हार के चाक पे, पॉटर्स व्हील के ऊपर वो बने हुए। जबकि वहां पे स्टेटमेंट में लिखा था कि हाथ से बने हुए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनल एम्बलम? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। अगर आप पाएंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 3 शेर सामने की तरफ दिख रहे हैं और वहां पे नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो वो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। अब आप देखिए कि इसके बारे में कुछ कथन है, आपको बताना है इनमें से कौन से सही। अब जो एबेकस है, एबेकस राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। एबेकस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एम्बलम। सेकंड हम देखते हैं कि द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द नेशनल एम्बलम वॉज फ्रॉम द मुंडक उपनिषद। अब जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो सत्यमेव जयते नाम का शब्द लिखा गया है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हिंदुओं के कई सारे उपनिषद हैं, उसमें से एक मुंडक उपनिषद है, वहां से वो लिया गया है। थर्ड हम देखते हैं कि इन एबेकस ऑफ सारनाथ पिलर 3 एनिमल्स आर शोन। आप पाएंगे कि सारनाथ स्तंभ के जो एबेकस हैं उसमें 3 जानवर दिखाए गए हैं। फोर्थ हम देखते हैं इन एबेकस द हॉर्स रिप्रेजेंट्स द हॉर्स कंटक। अब उस एबेकस में जो घोड़ा है वो घोड़े कंटक का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें सही हमारा क्या होगा। सेलेक्ट द करेक्ट कोड है ए 1 2 3, बी 1 और 2, सी 1 2 4 और डी 2 3 4। अंदाजा लगाइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 2 4 है, मतलब कि ओनली 3 इज इनकरेक्ट, राइट। अब हम देखते हैं कि भाई 3 में क्या इनकरेक्ट है। 3 में हम यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। इन एबेकस ऑफ सारनाथ पिलर 4 एनिमल्स आर शोन। सारनाथ का जो एबेकस है, सारनाथ का स्तंभ में जो एबेकस है उसमें 4 जानवर दिखाए गए हैं, 3 नहीं है। 30 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अशोकन पिलर। यहाँ पे बात की जा रही है अशोक के स्तंभ की। अब उसके बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट देखते हैं द शाफ्ट ऑफ द अशोकन पिलर वर मोनोलिथ। अब जो अशोक के जो स्तंभ बने हैं उसका जो शाफ्ट, जब स्तंभ होगा तो पूरा जो लंबा सा हिस्सा जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसका शाफ्ट जो होता था वो मोनोलिथिक होता था। मोनोलिथिक का मतलब क्या था? लिथिक मतलब स्टोन होता है, मोनो का मतलब सिंगल, मतलब कि सिंगल स्टोन से बने हुए होते। फिर हम देखते हैं दे वर मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। अब जो अशोक के स्तंभ पिलर जो होते थे वो सफेद संगमरमर से बने। थर्ड हम देखते हैं कि अशोक के जो पिलर थे वो स्वतंत्र रूप से खड़े थे, मतलब कि अशोकन पिलर्स वर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड। हम देखेंगे यहाँ पे करेक्ट कोड क्या है। ए है 1 3, बी है 2 3, सी है 1 2 और डी है ऑल ऑफ द अबव। अंदाजा लगाइए, सही होगा करेक्ट ऑप्शन ए, मतलब 1 3। इसका मतलब कि स्टेटमेंट जो हमारा 2 है 2 रॉन्ग है हमारा, राइट। अब 2 में क्या गलती है हम देखते हैं यहाँ पे। अशोकन पिलर वर इंस्क्राइब्ड फ्रॉम सिंगल स्टोन्स मेनली चुनार सैंडस्टोन। स्टेटमेंट में लिखा गया था कि अशोक का जो पिलर था दे वर मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, राइट। व्हाइट मार्बल की बात वहां पे की गई थी, लेकिन ये व्हाइट मार्बल हमारा
नहीं होकर के क्या होना चाहिए, यहाँ पे चुनार सैंडस्टोन है। बिल्कुल ही ध्यान से इसको याद रखना है और ये पक्का आएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कि द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन रॉक्स एंड दीज रॉक्स इंग्रेविंग्स वर कॉल्ड लप्प चित्र। यहाँ पे बात की जा रही है प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक मतलब क्या है, दो शब्द है, प्री हिस्टोरिक जो हिस्ट्री से पहले का है, मतलब जिसके लिखित स्रोत वगैरह आपको कम मिलते हैं। तो उस समय जो प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकला होती थी वो आमतौर पर चट्टानों पर होती थी और उन चट्टानों की सतहों को जहां पे ये चित्रकला कर दी जाती थी लिप चित्र कहा जाता था। बिल्कुल ही ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि उनको लिप चित्र कहा जाता था। दिमाग में बिठाइए और याद कीजिए कि क्या सही है गलत है। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वर डिस्कवर्ड इन भीमबेटका केव इन मध्य प्रदेश। अब पहला जो सेट मिला है प्रागैतिहासिक चित्रों का वो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में मिला है। आपको मैं कोड दिखाता हूं, ए है 1, B 2, C है 1 2 और D है कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा B में ओनली 2। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, राइट। अब आगे हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या रॉन्ग है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात की जा रही थी, वो ज्यादातर किस पे बनती थी, रॉक्स के ऊपर ही बनती थी और ये जो रॉक्स के ऊपर जो इनग्रेविंग होती थी उसको लप्प चित्र न कह के क्या कहते थे, पेट्रोग्लाइप्स कहते थे। पेट्रोग्लाइप्स, यहाँ पे देखिए पेट्रोग्लैप, तो लप्प चित्र नहीं होगा या फिर लेप चित्र नहीं होगा, पेट्रोग्लैप होगा। 32 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, इन अपर पैलियोलिथिक पीरियड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल वॉज ओकर और गेरू। यहाँ पे बात की जा रही है उच्च पुरा पाषाण काल की। उस समय जब सबसे ज्यादा सामान्य खनिज था वो था गेरू। गेर आप लोगों ने देखा होगा कि आप गांव देहात में जाएंगे तो वहां पे कई सारे मकान या फिर सरकारी बिल्डिंगों में जो पेंटिंग होती है उसमें से जो आप देखेंगे कि रेड कलर की पेंटिंग है, मतलब आपको केसरिया सैफरन टाइप का जो पेंटिंग मिल जाएगा, थोड़ा गाढ़ा केसरिया, उसको गेरू कहते थे। और गेरू जो होता था वो एक मिनरल होता था, बिल्कुल ही खनिज पदार्थ था, बाहर निकलता था और उसको जब आप उसमें पानी मिलाएंगे तो वो रेड कलर टाइप का, मतलब सैफरन रेड उस टाइप का कलर देता था, उसको गेरू कहते थे। तो ये पहला था कि उच्च पूरा पाषाण काल में जो समान खनिज था वो था गेरू। सेकंड हम देखते हैं, फॉर द ह्यूमन फिगराइंस ब्लैक कलर्स वाज यूज्ड फॉर हंटर। अब उच्च पूरा पाषाण काल में मानव मूर्तियां भी बनी थी, उन मानव मूर्तियों में जो काला रंग दिया गया था वो शिकारियों के लिए दिया गया था। तीसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं, ग्रीन कलर मोस्टली यूज्ड फॉर डांसर। फिर उच्च पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, उस समय जो मानव के मूर्तियां बनी थी या ह्यूमन फिगरेंस बने थे उसमें हरे रंग की जो मूर्तियां हैं वो नर्तकों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। 3 हो गए हमारे पास स्टेटमेंट। अब आपको मैं दिखाता हूं कि कोड कौन कौन से हैं। ए है हमारा 1 2, B 2 3, C 1 3 और D सभी सही है। मैं आपको बताता हूं सही क्या है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C 1 3। इसका मतलब 2 गलत हो गया। 2 में क्या गलत हो गया, जो भी ह्यूमन फिगर मिले हैं उच्च पूरा पाषाण काल में वो ह्यूमन फिगर में हंटर की अगर हम बात करें तो वो ब्लैक कलर का नहीं है, दिस इज ऑफ रेड कलर, राइट। तो रेड कलर है, इसलिए मानव मूर्तियों के जो लाल रंग दिए गए थे उच्च पूरा पाषाण काल में, जो मूर्तियों को लाल रंग दिया जाता था वो होता था शिकारियों के लिए, न कि काला रंग नहीं होता था। 33 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट भीमबेटका रॉन्ग पेंटिंग्स। ठीक है, निम्नलिखित में तो कौन सा कदम भीमबेटका की जो शैल चित्र है, रॉक पेंटिंग्स है, उसके बारे में सही। फर्स्ट है, इट इज लोकेटेड इन विंध्य रेंज ऑफ मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज में स्थित है। सेकंड है, हम देखते हैं, इट वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जो यूनेस्को है उसकी विश्व धरोहर में 2003 में भीमबेटका शैल चित्रों को शामिल कर लिया गया था। थर्ड हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स बिलोंग टू द चाकोलिथिक एज। भीमबेटका शैल चित्रों के बारे में मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर वहां पे जो पेंटिंग चित्रकारी हुई है वो चाकोलिथिक, बिल्कुल ही ध्यान देने की बात है, क्या हो रही है, चाकोलिथिक पीरियड की बात हो रही है और इसको हिंदी में हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। तो ज्यादातर भीमबेटका शैल चित्रों में ताम्र पाषाण काल की चित्र हैं। ये याद कीजिए, क्या यह बात सही है गलत है। फोर्थ देखिए, the paintings also show hunting scenes and war scenes with man carrying weapons like bows, arrows, shield and sword। अब इन चित्रों में शिकार के भी दृश्य हैं और उसमें दिखाया गया कि युद्ध के दृश्य में आदमी है और आदमियों के पास धनुष है, तीर है, ढाल है, तलवार है, इस टाइप के हथियार हैं।
अब आप पहचानिए कि करेक्ट कोड कौन सा है। ए है 124, बी है 123, सी है 234 और बी है सारे के सारे सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तीसरा जो है स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि ज्यादातर में बेटिका रॉक जो है वो मेसोलिथिक पीरियड के हैं, जबकि स्टेटमेंट में क्या लिखा गया था? स्टेटमेंट में लिखा गया था कि ये चाकोलिथिक पीरियड के हैं, और चाकोलिथिक पीरियड जो है हमारा गलत है। ठीक है, किस काल के हैं? मध्य पाषाण काल के। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुरल पेंटिंग्स इन इंडिया? मुरल पेंटिंग की बात हो जा रही है। मुरल पेंटिंग का मतलब क्या होता है? भित्ति चित्र। पुराने टाइम में दीवालों या किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर इस टाइप के चित्र बनते थे। इनके बारे में कौन सी कथन सही है? पहला स्टेटमेंट वही है जो मैं आपको बोल रहा था, द वर्क ऑन द वॉल्स और अ सॉलिड स्ट्रक्चर आर रिफर्ड टू एज मूरल्स। अब दीवार या ठोस संरचना पर जो भी काम होता था, चित्र बनते थे, उनको भित्ति चित्र के नाम से जाना जाता था। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द ब्यूटी ऑफ मुरल पेंटिंग्स कैन बी सीन इन अजंता। अगर आपको भित्ति चित्रों की सुंदरता देखनी है तो आप अजंता की गुफाओं का विजिट कीजिए, वहां की यात्रा कीजिए। अब आपको बताना है कि करेक्ट कोड कौन सा है। ए है ओनली 1, बी 2, सी है 1, 2 और डी है नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी का मतलब हो गया 1 और 2 दोनों ही हमारे सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे के स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। फर्स्ट है, अजंता के पेंटिंग्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मूरल्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। इसका मतलब कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगल बगल के पूरे हिस्से जो कि इसके अगल बगल में आते हैं, उसमें आपका नेपाल भी आ जाएगा, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, अफगानिस्तान मतलब जो हमारे हिंदू कुश के पर्वत हैं वहां से, ये सारे हिस्से जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि मानसून जो फीचर है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। जैसे ही मैं सब कॉन्टिनेंट बोलूंगा इसका मतलब उप महाद्वीप हो गया और भारत से बड़ी बात, ठीक है, उसमें कई सारी चीजें शामिल हो गई। तो अब हो रहा है कि अजंता, पहला स्टेटमेंट पे आते हैं। अजंता गुफा चित्र जो है वो भारतीय उप महाद्वीप के सबसे पुराने जीवित भित्ति चित्रों में से एक है। मतलब आप पाएंगे कि सबसे पुराने हैं ये। सेकंड आप स्टेटमेंट देखिए, द वॉल्स ऑफ द केव्स हैव बोथ मूरल्स एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स। अब अजंता की गुफाओं की अगर आप दीवारों को देखें तो वहां पे जो भित्ति चित्र बने हैं वो भित्ति चित्र भी हैं और उसमें फ्रेस्को चित्र भी हैं। थर्ड आप देखिए कि द पेंटिंग्स इन केव नंबर 1 and 2 आर द ओल्डेस्ट ऑफ द केव्स इन अजंता। अब अजंता की गुफाओं में कई सारी गुफाएं हैं, उसमें गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 के अंदर जो पेंटिंग बनी है वो ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है। गुफाओं में ये सबसे पुरानी है। अब आपको बताना है कि कोड कौन कौन से सही है। ए है 1, 2, बी है 2, 3, सी 1, 3 और डी सारे के सारे सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1, 2। इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट 3 है हमारा रॉन्ग है। क्या है 3? क्या था? द पेंटिंग्स इन केव नंबर 1 and 2 आर द मोस्ट रिसेंट ऑफ द केव्स इन अजंता। वहां पे बिल्कुल उल्टी बात लिखी गई थी। वहां पे लिखा था कि केव नंबर 1 और केव नंबर 2 में ये क्या था? ओल्डेस्ट था, लेकिन ये ओल्डेस्ट नहीं हो करके क्या है? न्यूएस्ट है। मतलब कि अजंता की गुफाओं में अगर आप जाते हैं और गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2 देखते हैं तो वहां की जो चित्रकारी है वो वहां के पूरे अजंता में चित्रकारियों में सबसे नई। नेक्स्ट हम देखते हैं 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही है? स्टेटमेंट 1 हम देखते हैं, एट अलोरा केव्स मुरल पेंटिंग्स आर फाउंड। आप पहले क्वेश्चन में की गई थी बात अजंता की गुफाओं की, अब यहाँ पे बात करेंगे एलोरा की गुफाओं की। एलोरा की गुफाओं में भी भित्ति चित्र मिलते हैं। सेकंड हम देखते हैं, एलोरा के पेंटिंग्स आर ओल्डर एज कंपेयर टू अजंता के पेंटिंग्स। अब अलोरा गुफाओं की अगर चित्रों को आप देखें और अजंता गुफाओं के चित्रों का आप देखें तो अलोरा गुफाओं के जो चित्र हैं वो अजंता की तुलना में पुराने हैं। थर्ड हम देखेंगे, इमेजेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु आर प्रोमिनेंट एलोरा केव पेंटिंग। अब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है वो मुख्य रूप से मतलब एलोरा की गुफाओं के चित्र का मतलब मेन उसी पे आधारित है कि अधिकतर जगहों पे आपको देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है कि इसमें करेक्ट कोड क्या हो? ए होगा 1, 2, बी होगा 2, 3, सी होगा 1, 3 और डी होगा सारे के सारे सही है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, मतलब कि हमारा 1, 3 सही है, 2 गलत है। 2 गलत क्या है? देखिए 2 में कहा गया था कि अलोरा की गुफाएं वो अजंता की गुफाओं से पुरानी है। बात यहाँ पे उल्टी है। अलोरा की गुफाओं के जो भित्ति चित्र बने हैं वो अजंता गुफाओं की तुलना में नए हैं, पुराने नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग? यहाँ पे लेपाक्षी टेम्पल
के जो चित्र हैं उनके बारे में कौन से कथन सही है? फर्स्ट है, इट इज लोकेटेड इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। सेकंड देखते हैं, इट वाज मेड ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। इसे सतवाहन काल के दौरान बनाया गया था। थर्ड देखते हैं, द पेंटिंग शो कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी कलर्स स्पेशली ब्लू। अब जो लेपाक्षी टेम्पल में जो चित्र बने हैं उन चित्रों में प्राइमरी कलर का यूज बहुत ज्यादा किया गया है। अब तुरंत आपके दिमाग में ये बात पता होनी चाहिए कि प्राइमरी कलर होते क्या है। अगर आपने पढ़ रखा है तो प्राइमरी कलर आर, बी और जी होते हैं। आर का मतलब होता है हमारा रेड, बी का मतलब होता है ब्लू और जी का मतलब होता है ग्रीन। यहां से चीजें क्लियर हो गई। यही तीन जो है प्राइमरी कलर है, बाकी जितने भी कलर हैं इनको मिलाने से बनते हैं। तो लेपाक्षी टेम्पल में थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी पेंटिंग आपको मिलती हैं उनमें मुख्यतः इन्हीं तीन कलर या फिर प्राइमरी कलर का यूज किया गया और खासकर विशेषता उनकी ब्लू कलर। अब हम देखते हैं कि करेक्ट कोड क्या क्या है। ए है 1, 2, बी है 2, सी है 1, 3 और डी है 2, 3। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, मतलब सिर्फ 1। इसका मतलब 2 और 3 गलत। 2 और 3 में क्या क्या गलत है? पहली बात कि लेपाक्षी टेम्पल वो विजयनगर में विजयनगर काल के हैं। यहाँ पे क्या लिखा था कि सतवाहन काल के हैं। ठीक है, सतवाहन पीरियड के लेपाक्षी मंदिर न होकर के किस पीरियड के हैं? ये है विजयनगर पीरियड। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि विशाखाक्षी टेम्पल की जो पेंटिंग है उनमें आप पाएंगे कि प्राइमरी कलर तो है ही नहीं, बिल्कुल कंप्लीट एब्सेंस है। मतलब कि यू कैनॉट फाइंड द कलर आर, बी एंड जी, रेड, लाल, नीला और आपका हरा वहां पे है ही नहीं। तो ये बात बिल्कुल ही यहाँ पे कट जाती है कि आपको प्राइमरी कलर दिखने को मिलते हैं लेपाक्षी मंदिर में, प्राथमिक रंग देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी बिल्कुल ही अनुपस्थिति है नीले रंग की। तो आप बात ही हटा दीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पाल स्कूल ऑफ आर्ट? यहाँ पे पाल शैली के बारे में बात की जा रही है, कला की पाल शैली के बारे में। उसके बारे में कौन से कथन सही है? स्कूल कहने का मतलब यहाँ पे आप शैली समझेंगे, न कि विद्यालय। 1 देखिए, दिस स्कूल वॉज फ्लोरिशिंग ड्यूरिंग 1150 to 1450 AD। बिल्कुल ही ध्यान देने वाली बात है कि अगर पाल शैली की बात करें तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि वो 1150 AD, मतलब कि AD का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब कि जब भी ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद से साल को हम AD कहते हैं, ईस्वी कह लीजिए। तो यह शैली, पाल शैली 1150 से लेकर 1450 ईस्वी के दौरान पूरी तरह से फ्लोरिश या फिर फल फूल रही थी, विकसित हो रही थी। सेकंड आप स्टेटमेंट देखिए, दीज पेंटिंग्स आर जनरली फाउंड एज अ पार्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन क्लोथ्स। अब ये जो पेंटिंग्स थी वो ज्यादातर पांडुलिपियों का एक भाग के रूप में पाई जाती थी। पांडुलिपि किसको कहते हैं कि जो हाथ से लिखा जाता था, और ज्यादातर इन पेंटिंग्स को कपड़ों पर किया जाता था। ध्यान दीजिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्लोथ्स की। और इसी को ध्यान देते हुए आपको बनाना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है। थर्ड हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो इस पाल शैली की कला का उपयोग ज्यादा करते। आप करेक्ट कोड देखिए, ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 2, 3। करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा सी, मतलब कि सिर्फ 3 हमारा सही है, 1, 2 गलत हो गया। 1, 2 क्या गलत हो गया? वहां पे लिखा था, क्या लिखा था कि ये जो पाल शैली है वो फ्लोरिश हो रही थी किस पीरियड में? 1150 से लेके 1450 ईस्वी के बीच में। लेकिन दिस इज वेरी मच रॉन्ग। और क्या होगा? पाल शैली 750 से लेके 1150 के बीच में ये फ्लोरिश हो रही थी। तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो गया। दूसरा मैंने आपको बोला था, बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो पाल शैली में जो चित्र बने होते थे, पेंटिंग्स बनी होती थी, वो ज्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, पांडुलिपियां होती थी, हाथ से बनी होती। ये बात तो क्लियर है। लेकिन वहां पे एक बात मैंने आपको पिन पॉइंट करते हुए दिखाया था कि ये जो पेंटिंग्स थी वो कपड़ों पर बनी होती थी। ये बात गलत है, क्योंकि जो पाल जो शैली की जो कलाएं हैं, जो चित्र हैं, वो ज्यादातर ताड़ के पत्तों मतलब पाम लीफ या फिर वेलम पेपर पे बने होते थे। वेलम पेपर हम कहते हैं चम्रपत्र। 39 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारा, कल्पसूत्र इज एग्जांपल ऑफ अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट। कल्पसूत्र जो है वो अपभ्रंश शैली का एक उदाहरण है। सेकंड अब देखते हैं, ओरिजिन ऑफ अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट इज इन कर्नाटका। अब कला की जो अपभ्रंश शैली है उसकी शुरुआत, उसकी उत्पत्ति कर्नाटक में हुई थी। ध्यान दीजिए,
कर्नाटक मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, क्या यह सही है गलत है? थर्ड आप देखिए, द मोस्ट कॉमन थीम्स ऑफ अब्राम्स पेंटिंग्स वर, मतलब कि अगर आप अब्राम्स पेंटिंग को देखते हैं तो उसमें जो आपको थीम मिलती है, जो मेन सामान्य विषय है इस पेंटिंग को बनाने का, वो थीम होती थी बौद्ध धर्म। 3 हमें स्टेटमेंट मिल गया। करेक्ट कोड आप देखिए कि सही क्या होगा। सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ए है 1, B 2, C 1 3 और D 2 3। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। आप देखिए यहाँ पे ओनली 1 है, इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली वी हैव गॉट 2 and 3 स्टेटमेंट रॉन्ग। 2 क्या कह रहा था? अपभ्रंश शैली कहां पे ओरिजिनेट हुई थी? स्टेटमेंट में यहां पे दिया हुआ था, आप देखिए, अपभ्रंश शैली कर्नाटक में ओरिजिनेटेड हुई थी। ये बिल्कुल ही गलत है। कहां होगा कि अपभ्रंश शैली वर ओरिजिनेटेड इन गुजरात, राजस्थान। अपभ्रंश शैली की उत्पत्ति गुजरात और राजस्थान में हुई थी। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मोस्ट कॉमन थीम्स ऑफ अपभ्रंश पेंटिंग्स वर जैन। अब अपभ्रंश चित्रों में जो सबसे आम विषय था वो जैन। स्टेटमेंट में बौद्ध लिखा था, बिल्कुल गलत हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुगल इरा मिनिएचर पेंटिंग। अब यहाँ पे बात की जा रही है मुगल इरा, मुगल काल की। अब मुगल काल में जो पेंटिंग होती थी वो बाद में धीरे धीरे चल के छोटी हो गई और उनको मिनिएचर पेंटिंग या फिर लघु चित्रकला कहा जाने लगा। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, लघु चित्रकला उनको कहा जाने लगा। अब मुगल काल के लघु चित्रकला के बारे में कौन से कथन सही हैं, एक एक करके हम देखते चलेंगे कि कौन कौन से कथन यहाँ पे आपको सही मिल रहा है। देखिए कि जो फोकस था पहले पेंटिंग्स का, वो धीरे धीरे भगवान की प्रशंसा से हट करके अब जो शासक होते थे, शासकों के महिमा मंडन के लिए अब चित्रों में दिखने लगा। मतलब कि अगर इंग्लिश में आपको बताता हूँ, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्टिंग द गॉड टू ग्लोरीफाइंग द रूरल एंड शोइंग हिज लाइफ। कि भाई रूलर को के बारे में महिमा मंडन किया जाने लगा बाद की चित्रकारियों में। कब? मुगल काल में। एक चाटुकारिता का उदाहरण आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि राजा धीरे धीरे उस समय जो मुगल बादशाह होते थे वो धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे और धीरे धीरे इसकी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कला में भी, कि अब भगवान से हट करके चीजें कहां पे शिफ्ट हो गई थी? राजाओं के महिमा मंडन। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जो मुगल थे वो मुस्लिम थे, और मुस्लिम जो होते हैं मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, किसी भी भगवान के चित्र नहीं बनाते हैं। तो उस काल में किसी दूसरे धर्म के लोगों ने भी अगर चित्र बनाए तो अब धीरे धीरे फोकस आप पाएंगे कि किससे? गॉड के ग्लोरिफिकेशन जो चित्र होते थे, भगवान के बारे में जो चित्र बनते थे, उससे हट करके अब शासकों के बारे में बनने लगे थे। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, दे फोकस ऑन हंटिंग सीन्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड अदर कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग। अब इन लघु चित्रों में जो मुगल काल के आप पाएंगे कि जो भी चित्र होते थे उसमें खासकर क्या क्या चीजें होती थी? एक हंटिंग के दृश्य होंगे, आखेट के दृश्य, शिकार कर रहे हैं लोग, फिर ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होगा, फिर जो भी दरबार से संबंधित जो अन्य चित्र होते थे वो होते थे। थर्ड हम देखते हैं कि दीज पेंटिंग्स वर कंसिडर्ड यूनिक बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रेड कलर्स। अब मुगल काल के जो लघु चित्रकला होती थी उन पेंटिंग्स को यूनिक, अद्वितीय माना जाता था, क्योंकि उनमें ज्यादातर लाल रंग का उपयोग होता था। अब इसी को हम देखते हैं कि करेक्ट कोड क्या है। ए 1 है, B 2 है, C 1 and 2 है और D 2 and 3 है। करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे C हो गया। स्टेटमेंट 3 जो है वो हमारा गलत हो गया। 3 में क्या गलत हो गया? क्योंकि ये जो पेंटिंग्स होती थी उसमें लिखा गया था कि इसमें यूनिक काफी होती थी और सिर्फ लाल रंग की वजह से ये बिल्कुल गलत था। क्योंकि मुगल काल में जो लघु चित्रकलाएं हुई उसमें जो चित्र बने, वो पहली बात तो उसमें भगवान से चीजें हट करके धीरे धीरे शासकों के महिमा मंडन के बारे में वो शिफ्ट हो गई। लेकिन वो चित्र विशिष्ट इसलिए होते थे क्योंकि उसमें ब्रिलियंट कलर्स का या मतलब चमकीले रंगों का उपयोग किया जाता था, न कि लाल रंगों का उपयोग नहीं किया जाता था। 41 हम देखते हैं। 41 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट देखिए, द मनुस्क्रिप्ट तूतीनामा वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द ह्यूमन्स रेन। ठीक है, जो पांडुलिपि तूतीनामा था वो हुमायूं के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। सेकंड हम देखते हैं, 2 पेंटर्स अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली केम विद ड्यूरिंग जहांगीर रेन। अब 2 काफी फेमस चित्रकार थे उस समय के, अब्दुल समद और मीर सैयद। किसके शासन में आए थे? मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे,
जहांगीर के शासनकाल में। याद कीजिए, दिमाग को की बत्ती जलाइए कि सही है गलत है। थर्ड देखिए, फॉर्मल एरिस्टेटिक स्टूडियो तस्वीर खानाबाद एस्टेब्लिश बाई अकबर। अब अकबर द्वारा एक काफी औपचारिक कलात्मक स्टूडियो बनाया गया जिसका नाम तस्वीर खाना। थर्ड हम देखते हैं, द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ पेंटिंग इन अकबर पीरियड आर द यूज ऑफ 3 डायमेंशन फिगर। अब अकबर के शासनकाल में जो भी पेंटिंग्स बनी है आप पाएंगे कि वो 3 आयामी है, 3D टाइप के। 3D का मतलब क्या हुआ, जो भी चीज जिसमें L, B और H तीनों हो। L का मतलब हो गया हमारा लेंथ हो, राइट, और B का मतलब हो गया हमारा ब्रेथ हो, और H का मतलब हो गया हमारा हाइट हो। तो यूजुअली अगर कोई भी पेंटिंग बनती है तो पेंटिंग में आप पाएंगे कि उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, ऊंचाई कहां से होगी, या मोटाई तो हमारी उसमें होगी नहीं। अब जब मोटाई नहीं होगी लेकिन फिर भी मुगल काल में जो कई सारे ऐसे चित्र बने हैं उसमें आज के टाइम के जैसे आप पाएंगे कि 3D फिगर्स उस टाइप को देखने को मिलते थे। तो ये हो गया हमारे स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं आगे। देखिए करेक्ट कोड क्या क्या है। A12 है, B23 है, और C14 है, और D34 है। हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन D34, मतलब कि 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड दीज 2 स्टेटमेंट्स आर 1 and 2। वी विल सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, द मनुस्क्रिप्ट तूतीनामा क्रिएटेड ड्यूरिंग द अकबर्स रेन। वहां पे क्या लिखा था कि जो पांडुलिपि जो बनी थी तूतीनामा वो हुमायूं के टाइम में बनी थी। किसके बारे में लिखा था, हुमायूं के बारे में। बिल्कुल ही गलत था, अकबर के शासनकाल के दौरान ये बनी। फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था वो ये था कि 2 चित्रकार थे, अब्दुस समद और मीर सैयद अली। वहां पे स्टेटमेंट में था कि दे केम, वो एक्चुअली जहांगीर के पीरियड से थे, लेकिन ये भी हमारा गलत है। अब्दुस समद और मीर सैयद अली जो 2 चित्रकार थे वो हमारे हुमायूं के पीरियड में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है। स्टेटमेंट 1, दसवंत एंड बसावन वर द फेमस पेंटर्स इन द जहांगीर पीरियड। जहांगीर काल में दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। सेकंड देखते हैं, हमजानामा and Gulistan of Sadi are the prominent illustrative manuscripts during the Akbar's reign। अब अकबर के शासन काल में 2 काफी फेमस मैन्युस्क्रिप्ट रही हैं, और किस टाइप की, इलुस्ट्रेटेड, मतलब कि उसमें चित्रित। अकबर के शासन काल के दौरान हमजानामा और सादी का गुलिस्तान नाम से 2 सचित्र पांडुलिपियां थीं। थर्ड हम देखते हैं कि इन द अकबर्स रेन द आर्टिस्ट इनकरेज द यूज ऑफ कैलीग्राफी इन द पेंटिंग्स। अब अकबर के शासनकाल में कलाकार चित्रों में सुलेख के उपयोग को प्रोत्साहित करते थे। उनका कहना था कि अगर उसमें कुछ लिखा जा रहा है तो दैट शुड बी रिटन इन अ वेरी गुड हैंड। अकबर के शासनकाल में कलाकार चित्रों में सुलेख के उपयोग को प्रोत्साहित करते थे। अब देखिए कि हमारा यहाँ पे करेक्ट कोड कौन सा होगा। ए है ओनली 1 and 2, B 13, C 23 और D सारे के सारे हमारे सही हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे C कहने का मतलब है 2, 3 हमारा सही है, मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। क्या है, दसवंत और बसावन फेमस पेंटर थे। स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि दे वर इन द जहांगीर पीरियड। जहांगीर का नाम लिखा गया है, जहांगीर नाम गलत है। क्या होना चाहिए कि दसवंत और बसावन अकबर के शासन काल में थे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से कदम सही है। 1, जहांगीर प्रेफर द पेंटिंग ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना। अब जहांगीर वनस्पतियों और जीवों की पेंटिंग या फिर चित्र पसंद करता था। सेकंड हम देखते हैं, जहांगीर ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द पेंटिंग्स। अब जहांगीर ने यह बात कही कि जो भी चित्र बनेंगे उसमें सोने और चांदी का उपयोग बढ़ा दिया जाए। थर्ड देखते हैं, उस्ताद मंसूर वॉज द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट इन द जहांगीर पीरियड। अब जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर जो थे वो सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे। फोर्थ देखते हैं, इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड इन द मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर पीरियड। अकबर के काल में मुगल चित्रकला में आप पाएंगे कि धीरे धीरे भारतीयों का प्रभाव शुरू हो गया। करेक्ट कोड आप देखिए, A 123, B 134, C 124 और D 234 सही ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे B का कहने का मतलब 134 सही है। सो द स्टेटमेंट 2 बिकम्स रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 में क्या गलत है कि शाहजहां ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द पेंटिंग। स्टेटमेंट में लिखा गया था कि जहांगीर ने इस बात को कहा कि जो भी पेंटिंग बनेगी उसमें गोल्ड और सिल्वर का
प्रयोग ज्यादा होगा, यह बात गलत है। शाहजहां ने यह बात कही, राइट। नेक्स्ट हम चलते 44 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 है शाहजहां इनकरेज द आर्टिस्ट टू ड्रॉ एंड स्केच यूजिंग ए पेंसिल। अब शाहजहां ने जो भी उस समय के कलाकार थे उनको कहा कि आप आरेखन के लिए या चित्रों को खींचने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। सेकंड, अब देखते हैं कि शाहजहां ट्राई टू रिड्यूस द लिवलीनेस ऑफ पेंटिंग। शाहजहां ने क्या किया कि चित्रकला की सजीवता को कम करने का प्रयास किया। थर्ड, देखते हैं कि शाहजहां लाइक क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एलिमेंट्स इन द पेंटिंग। शाहजहां को चित्रों में कृत्रिम तत्व की रचना करना बहुत ही पसंद था। 3 स्टेटमेंट हो गए। चलिए आप देखते हैं करेक्ट कोड क्या है। ए है 1 2, बी 1 3, सी 2 3 और डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी, सारे के सारे सही है। 45 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब देयर वाज डिक्लाइन इन द एक्टिविटीज ऑफ पेंटिंग। अब यहां बात की जा रही है औरंगजेब के शासनकाल में। अब जानते हैं कि वो सारे मुगलों में सबसे शक्तिशाली था और उसने अपने काल में मुगल के जो बाउंड्री थी उसको बहुत दूर दूर तक, मतलब इवन साउथ में भी एक्सटेंड किया था। ये पेंटिंग या फिर किसी भी कलाकारी के प्रति बहुत ही असहिष्णु था। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप स्टेटमेंट 1 देखिए और बताइए कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान चित्रकला की गतिविधियों में गिरावट आई थी। सही है, गलत है। 2 देखिए शाहजहां इनहैंस द यूज ऑफ चारकोल टू ड्रॉ। शाहजहां ने कहा कि भाई अगर आपको चित्र खींचने हैं तो उसमें आप चारकोल का प्रयोग कीजिए। तीसरा हम देखते हैं कि शाहजहां वाज इंस्पायर्ड बाय द यूरोपियन इन्फ्लुएंस। शाहजहां यूरोपीय प्रभाव से प्रेरित था। किसमें? चित्रकला के क्षेत्र में या फिर कला के क्षेत्र। 4 देखते हैं कि शाहजहां वाज हिमसेल्फ कंसीडर्ड टू बी अ गुड आर्टिस्ट। अब जो शाहजहां के बारे में जो इतना मतलब अच्छा था और इतनी आर्ट में रुचि लेता था, कोई व्यक्ति तभी ले सकता है जब वो खुद ही एक अच्छा कलाकार हो। तो यही हमारा 4th स्टेटमेंट है। फिर हम देखते हैं कि करेक्ट कोड क्या है। A 1 3, B 2 3, C 1 2 3 और D सारे के सारे सही है। करेक्ट ऑप्शन हमारा A होगा। A का मतलब only 1 and 3 दैट मीन्स 2 जो है 2 and 4 वो गलत है। 2 देखते हैं हम शाहजहां अवॉइड द यूज ऑफ चारकोल। स्टेटमेंट में था कि शाहजहां ने कहा कि भाई अगर आपको चित्र खींचने हैं तो आप उसमें चारकोल का प्रयोग कीजिए, लेकिन बात गलत है। शाहजहां ने चारकोल के उपयोग से कहा कि भाई इसको उपयोग नहीं करना है। 4th स्टेटमेंट हम देखते हैं कि जहांगीर वाज हिमसेल्फ कंसीडर्ड टू बी गुड आर्टिस्ट। वैसे तो शाहजहां ने कई सारे, आप पाएंगे कि दिल्ली का लाल किला या कई सारी चीजें उसने बनवाई हैं और वास्तुकला से लेकर के चित्रकला उसको काफी पसंद थी, लेकिन वो खुद एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं था। कौन आर्टिस्ट था? उसका पिता जहांगीर खुद ही एक अच्छा कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास तमाशा पेंटिंग्स आर रिलेटेड टू किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तमाशा जो चित्रकला है वो चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सेकंड, साहिबुद्दीन वाज द प्रोमिनेंट पेंटर्स ऑफ द मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब जो मेवाड़ शैली की चित्रकला है उसके प्रमुख चित्रकार थे, उनका नाम था यहाँ पे देखिए साहिबुद्दीन। थर्ड देखिए गंगा जमुनी इज रिलेटेड टू द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब गंगा जमुनी चित्रकला जो है वो राजस्थानी शैली से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको करेक्ट कोड यहाँ पे क्या होना चाहिए। A 1 2, B 2 3, C 1 3 और D ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको बताता हूँ सही क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा B 2 3 हमारा सही है, 1 हमारा गलत है। 1 क्या गलत है? तमाशा पेंटिंग आर रिलेटेड टू मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से जुड़ा हुआ था तमाशा पेंटिंग। दिस इज वेरी मच रॉन्ग। तमाशा पेंटिंग वाज एक्चुअली रिलेटेड टू मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है द आमेर स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड द ढूंढार स्कूल। अब चित्रकला में जो आमेर की शैली है उसको ढूंढर शैली के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है इन आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग ओवरऑल फिनिश ऑफ द पेंटिंग इज फोक स्टाइल। अब आमेर शैली में जो चित्रकाएं बनी हैं वो ज्यादातर लोक शैली की है। थर्ड हम देखेंगे कि दिस स्कूल रीच इट्स पिनेकल इन द पीरियड ऑफ सवाई मानसिंह। अब आमेर आप पाएंगे कि जयपुर के पास है। आमेर शैली जो थी वो सवाई मानसिंह के काल में अपने शिखर तक पहुंच गई थी। 3 स्टेटमेंट हो गए, आप बताइए कौन सा सही है। A 1 2, B 2 3, C 1 3 और D none of the above। कुछ आया आपके दिमाग में? मैं आपको बताता हूँ क्या सही होगा। करेक्ट ऑप्शन A होगा। एक्सप्लेनेशन मतलब A का मतलब 1 2 सही है, स्टेटमेंट 3 हमारा गलत हो गया। आमेर स्कूल की जो पेंटिंग है या आमेर शैली की जो चित्रकला है वो सवाई मानसिंह के शासन काल में शिखर पर नहीं पहुंची थी,
किसके शासनकाल में शिखर पे पहुंची थी? वो थे हमारे सवाई प्रताप सिंह के टाइम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। पहले भी हम किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को देख चुके हैं, लेकिन वो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग नहीं थी, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग थी। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि किशनगढ़ जो शैली है चित्रकला की, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है पेंटिंग एट किशनगढ़ इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट रोमांटिक लीजेंड्स सवंत सिंह एंड हिज बिलव्ड बानी थानी। मतलब कि जो किशनगढ़ शैली में सबसे रोमांटिक किंवदंतियां हैं वो सावंत सिंह और उनकी जो बिलव्ड मतलब जिससे वो प्रेम करते थे बनी ठनी के साथ जुड़ी हुई थी। अब बनी ठनी इज सेड टू रिजेंबल द कैरेक्टर ऑफ राधा। अब बनी ठनी को राधा के चरित्र से मिलता जुलता कहा जाता है। थर्ड देखते हैं हम कि निहाल चंद क्रिएटेड सम ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पेंटिंग अंडर दिस स्कूल। अब निहाल चंद्र ने किशनगढ़ स्कूल की जो पेंटिंग थी उसमें जो सबसे कुछ एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं उसको निहाल चंद साहब ने बनाया है। 3 स्टेटमेंट हमारे पास हो गए। करेक्ट कोड आप चुनिए। A12, B23, C13 और D सारे के सारे हमारे सही हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा D हो गया, मतलब कि सारे के सारे ही सही है। 49 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रकला के बूंदी शैली के बारे में सही है? बूंदी शैली। फर्स्ट देखिए इन बूंदी शैली पेंटिंग ऑफ लोकल कल्चर वर इन डिटेल। बूंदी शैली में स्थानीय संस्कृतियों के बारे में जो आप चित्रकला पाएंगे उसमें स्थानीय संस्कृतियों का विस्तार बहुत ही ज्यादा दिखाया गया था। सेकंड देखते हैं द ट्विन किंगडम्स ऑफ बूंदी एंड कोटा आर कलेक्टिवली नोन एज हड़ौती। अब उस समय दो ट्विन किंगडम्स थे, 2 राज्य थे एक साथ थे, बूंदी और कोटा के जो दोनों राज्यों को सामूहिक रूप से हड़ौती कहा जाता था। थर्ड देखिए बूंदी और कोटा जो थे उसके किंग्स, उसके जो शासक होते थे, उसके राजा जो होते थे वो भगवान शिव के भक्त थे। फोर्थ देखिए कि कलर ऑफ स्काई इज पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स एंड मोस्टली रेड रिबन इज विजिबल इन द स्काई। अब आप पाएंगे कि जो बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, बूंदी शैली, उसमें जो भी चित्र बनाए गए हैं उसमें जहां पे भी आकाश को दिखाया गया है तो आकाश का सामान्य रंग क्या होता है? नीला अधिकतर लोग दिखाएंगे, या बादल है तो आप उसको थोड़ा सा भूरा टाइप का दिखा दीजिए या फिर काले बादलों वाला दिखा दीजिए। लेकिन आप पाएंगे कि ज्यादातर रंग जो बूंदी शैली में बने गए हैं उसमें आकाश का रंग हर एक जगह पे ज्यादातर लाल रंग की उसमें पट्टियां दिखाई गई हैं। 4 स्टेटमेंट हो गए। करेक्ट कोड आप चुनिए। ए है 12, B 13, C 34 और D 24। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी का मतलब 24 हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है। एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। बूंदी स्कूल में वहां पे लिखा गया था कि उसमें लोकल कल्चर को ज्यादा दिखाया गया था वहां के चित्रों में, लेकिन बूंदी शैली में स्थानीय बागवानी मतलब लोकल वेजिटेशन को ज्यादा दिखाया गया विस्तार से। बूंदी और कोटा के बारे में कहा गया था कि वो वहां के जो शासक होते थे वो देवर डिवोटीज ऑफ शिव, लेकिन वो गलत है। बूंदी और कोटा के जो राजा होते थे वो अधिकतर किसके? भगवान कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बासोली स्कूल। बासोली शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? फर्स्ट देखिए बासोली स्कूल इज अ पार्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। बासोली शैली की जो चित्रकला है वो पहाड़ी शैली का एक हिस्सा है। सेकंड है देवर मिनिएचर पेंटिंग्स। अब जो बासोली शैली में आपको जो भी चित्र मिलेंगे वो काफी छोटे चित्र हैं। थर्ड है दीज पेंटिंग्स यूज अ लॉट ऑफ प्राइमरी कलर्स। बासोली शैली में जो भी चित्र बने हैं उनमें बहुत सारे प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल किया गया था। प्राथमिक रंग, फिर आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए। प्राथमिक रंग अगर मैं बोलूं तो मेरा मतलब R, B और G से है। R का मतलब हो गया हमारा रेड और B का मतलब हो गया हमारा ब्लू और G का मतलब हो गया हमारा ग्रीन। तो ये तीनों से है। तो बासोली स्कूल में जो भी पेंटिंग्स मिली हैं उसमें अधिकतर में बहुत सारे प्राथमिक रंग ये RBG यूज हुए हैं। और देखिए द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ द स्कूल, बासोली शैली के जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम मानिक दास था। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसका करेक्ट कोड क्या होगा। A12, B 123, C 124 और D सारे के सारे सही है। करेक्ट ऑप्शन हमारा B है, मतलब कि 1 2 3 सही है, मतलब स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग देयर? यहाँ पे लिखा था कि बासोली शैली के जो फेमस पेंटर थे उनका नाम था मानिक दास। मानिक दास हमारा गलत हुआ है। उनका नाम क्या था? फेमस पेंटर का नाम था देवीदास। 51 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट तंजौर पेंटिंग? तंजौर चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 1, तंजौर पेंटिंग्स आर फेमस फॉर गोल्ड कोटिंग। आप तंजौर की जो आपको चित्रकलाएं मिलेंगी उसमें ज्यादातर सोने की कोटिंग चढ़ी हुई है। सेकंड आप देखिए कि दीज पेंटिंग्स आर मोस्टली क्रिएटेड ऑन क्लोथ एंड वेलम। अब ज्यादातर तंजौर चित्रकलाएं थी वो कपड़े के ऊपर या फिर पत्रों के ऊपर बनाई गई थी। थर्ड देखिए, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स डिपिक्ट स्माइलिंग कृष्णा इन वेरियस पोजेस एंड वेरियस मेजर इवेंट्स इन हिज लाइफ। अधिकांश जो चित्र आपको मिलेंगे तंजौर के चित्रकला में, उसमें अधिकांश में भगवान कृष्ण को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है और उनके जीवन की विभिन्न जगहों पे विभिन्न पोज में कि किस हालात में वो खड़े हैं और कौन कौन सी घटनाओं में ये है, तो इस चित्रकला में ये इसको मुख्य स्थान दिया गया है तंजौर शैली की चित्रकला में। फोर्थ हम देखते हैं कि इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यह भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वो दिया गया है, उसको इसकी मान्यता प्राप्त है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे जीआई टैग मिलता है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी जगह की कोई चीज फेमस है, वो फेमस चीज का टैग उसको मिल जाएगा, यह एक टाइप का कॉपीराइट। तो हमारे पास ए हो गया 1 2 3, बी 1 3 4, सी 2 3 4 और डी 1 2 4। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, मतलब कि 1 3 एंड 4 वर राइट। 2 गलत है। These paintings are mostly created on glass and wooden planks। आप यहाँ पे देखिए कि बात किसकी हो रही है? तंजौर पेंटिंग की। तंजौर पेंटिंग के बारे में यहाँ पर लिखा जा रहा था कि ये पेंटिंग ज्यादातर कपड़ों पे या फिर चम्र पत्रों पे होती थी, मोस्टली क्रिएटेड ऑन क्लोथ एंड वेलम। एक्चुअली these two are very much wrong। अब इनमें सही क्या होना चाहिए कि ये चित्र ज्यादातर कांच पे या फिर लकड़ी के प्लैंक के ऊपर बनाए जाते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट देखिए, द मेजर थीम ऑफ द मैसूर पेंटिंग इज द डिपिक्शन ऑफ जैन। अब मैसूर की जो चित्रकला शैली है उसका प्रमुख विषय जैनों का चित्रण है। सेकंड आप देखिए, यूनिक पार्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स इज द यूज ऑफ 2 और मोर फिगर्स इन ईच पेंटिंग। इन चित्रों का अनोखा हिस्सा प्रत्येक पेंटिंग में 2 या 2 से अधिक आकृतियों का उपयोग है। थर्ड देखिए, टेक्निक ऑफ मेकिंग दिस पेंटिंग इज सिमिलर टू द नॉर्थ इंडियन स्टाइल। अब मैसूर की जो आपको पेंटिंग मिलेगी तो इस टाइप की पेंटिंग अधिकतर आपको उत्तरी भारत की शैली के समान ही मिलेगी। सिलेक्ट द करेक्ट कोड है A1, B2, C12 और D23। क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा बी का मतलब कि कौन कौन से सही हो गए? 1 और 3 तो हमारे गलत हो गए, इसका मतलब कि B is only 2, so statement 1 and 3 become wrong। Let's see the statement 1। The theme of the Mysore painting is the depiction of Hindu gods and goddess। अब मैसूर चित्रकला में जो आपको चीजें मिलेंगी वो ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं का ही चित्रण है। और देखिए, द टेक्निक ऑफ मेकिंग दिस पेंटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टाइल। अब इस चित्रकला में, मैसूर चित्रकला में जो भी चित्र बने हैं उनकी तकनीक उत्तर भारत शैली से बिल्कुल ही अलग है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 1 देखिए, गंजीफा इज द मिडिवल पीरियड कार्ड गेम। जो गंजीफा होता था वो मध्यकालीन भारत का एक कार्ड गेम था। जैसे आज आप ताश के पत्ते खेलते हैं, बहुत सारे लोग खेलते हैं, उसी तरह से गंजीफा जो था वो मध्यकालीन भारत में ताश का एक खेल था। सेकंड देखिए, इट वाज वेरी पॉपुलर इन दिल्ली सल्तनत। और ये जो गंजीफा था वो दिल्ली सल्तनत में काफी लोकप्रिय था, इसका मतलब कि लोग वहां पे बहुत ही खेलते थे इसको। थर्ड देखिए, द रेफरेंस ऑफ गंजीफा कार्ड्स कैन बी फाउंड इन बुक तुगलकनामा। गंजीफा कार्ड का जो संदर्भ है उसके बारे में जो लिखा गया है वो आपको तुगलकनामा में मिल जाएगा। फोर्थ देखिए, मैसूर गंजीफा कार्ड्स हैव रिसीव्ड द जीआई स्टेटस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैसूर के जो गंजीफा कार्ड को भारत सरकार से जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। दैट मीन्स इट इज कॉपीराइट ऑफ द मैसूर स्टेट। दूसरे जगहों पे मतलब आप नहीं कह सकते कि गंजीफा जो है वो दूसरे जगहों का था। 4 हमारे पास स्टेटमेंट हो गए। करेक्ट कोड देखिए, ए है 1 3, बी 1 4, सी 3 4 और डी 2 4। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा बी का मतलब कि 1 and 4 इज राइट, स्टेटमेंट 2 and 3 इज रॉन्ग। क्या है? सबसे पहली बात है कि इट वाज वेरी मच पॉपुलर इन मुगल कोर्ट। यहाँ पे क्या था कि गंजीफा कोर्ट ज्यादातर दिल्ली सल्तनत में फेमस था। दिल्ली सल्तनत की बात नहीं है, दिल्ली सल्तनत अगर हम कहें तो वो उन सारों सुल्तानों के बारे में कहा जाता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शुरू हुए थे और लगभग जो है बाद के पीरियड तक थे। पहले के गुलाम थे और उसमें आपको लाइन से मिल जाएंगे, चाहे आप इल्तुतमिश ले लीजिए, बलबन ले लीजिए, उसके बाद से आप खिलजीज वगैरह, ये सारे जो चीज़ें ये सल्तनत के ही हिस्से थे। नेक्स्ट हम चलते हैं।
54 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाजर पेंटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन एनकाउंटर इन इंडिया। अब जो बाजर पेंटिंग थी, बाजर की जो चित्रकला थी, वो भारत में यूरोपीय प्रभाव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। सेकंड, दिस स्कूल वॉज प्रेवलेंट इन दिल्ली रीजन। अब जो बाजर चित्रकला की शैली थी वो अधिकतर दिल्ली क्षेत्र में प्रचलित थी। थर्ड, इट टुक द रोमन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस, इसमें रोमन और ग्रीक प्रभावों का ग्रहण काफी ज्यादा मिलता है। और देखिए, देयर वर अ डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश का इसमें काफी ज्यादा चित्रण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको आगे देखते हैं, क्या होना चाहिए आपको आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, बाजर पेंटिंग के बारे में है। बाजर पेंटिंग जो थी इसके बारे में क्या चीजें सही। स्टेटमेंट 1 है कि बाजर पेंटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन एनकाउंटर इन इंडिया। ज्यादातर बाजर पेंटिंग जो थी काफी ज्यादा प्रभावित हुई जो भारत में यूरोपीय आए उनसे। दूसरा स्टेटमेंट है दिस स्कूल वाज प्रेवलेंट इन दिल्ली रीजन। अब बाजर जो चित्रकला की शैली थी वो दिल्ली क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। थर्ड देखेंगे, इट टुक द रोमन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस, इस शैली में दिल्ली मतलब रोमन और ग्रीक प्रभाव का बहुत ज्यादा इसमें ग्रहण मिलता है। फोर्थ देखेंगे, देयर वर अ डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश का उसमें चित्रण है। किसकी बात की जा रही है? ध्यान दीजिए, बाजर पेंटिंग की बात की जा रही है। करेक्ट कोड देखिए, A12, B13, C14 और D24 क्या होगा? 1 and 3 मतलब कि स्टेटमेंट 1 and 3 B, करेक्ट ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 and 4 बिकम स्ट्रॉन्ग हियर। लेट अस सी द स्टेटमेंट 2, दिस स्कूल वाज प्रेवलेंट इन बंगाल एंड बिहार रीजन। यहाँ पे क्या लिखा था कि ये जो थी वो दिल्ली रीजन में फेमस थी। दिल्ली गलत है, कहाँ होगा? बिहार और बंगाल में फेमस थी। यहाँ पे बंगाल और बिहार में ये फेमस थी। यह शैली, बाजर शैली जो थी चित्रकला, बंगाल और बिहार में फेमस। फोर्थ देखिए कि फिगर्स ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस विद मोर देन 2 एक्सिस एंड एलिफेंट फेसेस लाइक दैट ऑफ लॉर्ड गणेश वर प्रोहिबिटेड। अब भगवान गणेश जैसे हाथी के चेहरे वाले देवों और देवियों के चित्रों का निषेध उस समय उसको कोई नहीं बना सकता था। नेक्स्ट आप देखिए 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मधुबनी पेंटिंग। अब मधुबनी के जो पेंटिंग है, मधुबनी चित्रकला काफी फेमस है, बिहार से संबंधित है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? 1, मधुबनी पेंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिथिला पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। 2, सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ दीज पेंटिंग्स इंक्लूड सिंगल लाइन बॉर्डर। इन चित्रों में कुछ समान विशेषताएं आपको मिलेंगी कि इसमें सिंगल लाइन, एक रेखीय सीमा शामिल है, मतलब एक ही रेखा से इसका बॉर्डर बनाया गया। थर्ड देखिए, इट इज डन बाय बोथ मेन एंड वुमेन ऑफ द विलेज। आज भी यह मधुबनी पेंटिंग की जाती है और इसको ज्यादातर गांव के पुरुष और महिला दोनों ही के द्वारा किया जाता है। फोर्थ देखिए, ट्रेडिशनली पेंटिंग ऑन वॉल यूजिंग राइस पेस्ट एंड वेजिटेबल कलर्स ऑन अ बेस ऑफ काउ डंग एंड मड। अब जो मधुबनी पेंटिंग होती थी वो ज्यादातर दीवालों के ऊपर ये पेंटिंग होती थी। क्या उसमें चावल का बुरादा, मतलब चावल को पीस करके उसमें पानी डाल के और उसका पेस्ट बनाया जाता था। उसके साथ सब्जियों के रंग, मतलब वनस्पतियों के रंग आपको ये मिलाए जाते थे और उसके बाद से गोबर में इसको मिला करके फिर दीवारों पे लगाया जाता था मधुबनी पेंटिंग में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या करेक्ट कोड है। A13 है, B23 है, C14 है और D24 है। क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा C, स्टेटमेंट 2 and 3 रॉन्ग। अब यहाँ पे 2 और 3 हमारा गलत होगा। सम ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ दीज पेंटिंग्स इंक्लूड डबल लाइन बॉर्डर। आप पाएंगे वहां पे लिखा गया था स्टेटमेंट 2 में कि मधुबनी पेंटिंग में, जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, कि सिंगल लाइन का बॉर्डर होता था, एक रेखा का बॉर्डर होता था। गलत है, यहाँ पे 2 रेखाओं का बॉर्डर होता था। सेकंड आप देखिए कि ट्रेडिशनली इसको कौन से लोग करते थे? गांव की महिलाएं करती थी। स्टेटमेंट पे क्या लिखा है? गांव के महिला और पुरुष दोनों ही करते थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज टिकुली आर्ट इज यूनिक आर्ट फ्रॉम ओडिशा। अब जो टिकुली कला है वो ओडिशा की एक अनूठी कला है। दूसरा है वर्ड टिकुली इज लोकल टर्म फ्रॉम बिंदी। अब शब्द टिकुली जो है वो बिंदी के लिए एक स्थानीय शब्द है। टिकुली मतलब हुआ कि जो औरतें बिंदी लगाती हैं अपने माथे पे, उसको कहते हैं टिकुली उड़ीसा में। थर्ड देखिए, अंडर दिस आर्ट पेंटिंग इज डन ऑन हार्ड बोर्ड एंड देन इट इज कट इन वेरियस शेप। इस कला में क्या होता था? पेंटिंग को किसी बहुत ही मजबूत बोर्ड के ऊपर बनाया जाता था, फिर उसे विभिन्न आकृतियों में काट लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या सही होगा। A13, B23, C1 and 2
और D है all of the above. What it should be? Correct option is B. 2 and 3. That means statement 1 becomes wrong. टिकली art is unique art from Bihar. टिकली आर्ट जो है, टिकुली कला जो है, वो उड़ीसा की कला न हो करके इट इज द आर्ट फ्रॉम वेयर, बिहार की कला है ये, और उड़ीसा यहाँ पे हमारा गलत है. नेक्स्ट हम देखते हैं 57. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पट्टचित्र पेंटिंग. अब में पट्टचित्र की चित्रकला के बारे में क्या सही है. स्टेटमेंट 1 है हमारा इट इज ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ बिहार, या बिहार की एक पारंपरिक पेंटिंग है, चित्रकला है. दूसरा है कि द बेस ऑफ द पेंटिंग इज स्टिच्ड क्लॉथ. अब ये जो चित्र बनी है पट्टचित्र, उसका जो बेस है, जहां पे पेंटिंग जिस चीज के ऊपर बनी है उसका आधार कपड़ा है. थर्ड देखेंगे पेंसिल और चारकोल का प्रयोग किया जाता था. फोर्थ देखिए जो बैकग्राउंड कलर होता था वो ज्यादातर फोलिएज मतलब पत्ते या फिर फूलों से सजाया जाता था. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गया. अब आप देखिए कि इसके करेक्ट कोड क्या होंगे. ए होगा 1 2 3, बी होगा 2 and 4, सी होगा 1 and 4 और डी होगा only 2 and 4. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी only 2 and 4 इज राइट. सो स्टेटमेंट 1 and 3 becomes wrong. लेट अस सी स्टेटमेंट 1. 1 इज ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा. यहाँ पे क्या लिखा था कि यह बिहार की ट्रेडिशनल पेंटिंग है, बिल्कुल ही गलत है. पट्टचित्र पेंटिंग की अगर मैं बात करूं, पट्टचित्र पेंटिंग, पट्टचित्र कला, तो यह जो है कहाँ की है, उड़ीसा की कला है, उड़ीसा की. नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं कि नो पेंसिल और चारकोल इज यूज्ड, रादर ब्रश इज यूज्ड टू ड्रॉ द आउटलाइंस. अब जो पट्टचित्र चित्रकला में, जो कि उड़ीसा की एक कला है, पेंसिल और चारकोल का प्रयोग नहीं होता था और ब्रशों का प्रयोग होता था या इसमें आउटलाइन को बनाने के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पटुआ आर्ट. अब पटुआ कला के बारे में कौन सा कथन सही है. लेट अस सी द स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 सेज पटुआ आर्ट इज द आर्ट फ्रॉम बंगाल. पटुआ कला बंगाल की एक कला है. लेट अस सी द स्टेटमेंट 2. दैट इज ट्रेडिशनली दीज वर पेंटेड ऑन द क्लॉथ एंड टोल्ड रिलीजियस स्टोरी. अब जो पटुआ कला में जो चित्र बनते थे वो ज्यादातर चित्र कपड़ों पे बनते थे, और उन चित्रों को अगर आप देखें तो आपको धार्मिक कहानियां का वर्णन आपको मिल जाएगा उसमें. तो पारंपरिक रूप से इन कपड़ों पर चित्रित किया जाता था और धार्मिक कहानियों का वर्णन इनमें आपको मिलेगा. करेक्ट कोड क्या है, A1, B2, C1 and 2 और D कोई भी हमारा नहीं. एक्सप्लेनेशन क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा C, बोथ 1 and 2 करेक्ट है. ठीक है, आप जान लीजिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पाइटकर पेंटिंग. अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाइटकर चित्रकला के बारे में सही है. पाइटकर चित्रकला इट इज प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ छत्तीसगढ़. यह छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों के द्वारा प्रचलित है. सेकंड हम देखते हैं दिस ओल्ड फॉर्म ऑफ पेंटिंग हैज कल्चरल एसोसिएशन विद मां मानसा. जो पाइटकर चित्र हैं वो ज्यादातर पुराने रूप के मां मानसा संस्कृति के साथ संबंधित हैं. थर्ड देखिए द कॉमन थिंग ऑफ पाइटकर पेंटिंग इज व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ. अब जो पाइटकर पेंटिंग आप देखेंगे, पाइटकर की चित्रकला को अगर आप देखेंगे, जो कि स्टेटमेंट 1 के हिसाब से इट इज नॉट राइट या रॉन्ग, आपको पता करना है कि छत्तीसगढ़ से ये है या नहीं. वहां के ट्राइबल्स लोग इस पेंटिंग को करते हैं. और थर्ड कहा जा रहा है कि अधिकतर जितने भी पाइटकर पेंटिंग आपको मिलेंगी उसमें इस चित्र का चित्रण है कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, वो लोग कहाँ जाते हैं. तो अब हम चलते हैं कि इसके करेक्ट कोड देख लें. ए है 1 3, बी है 2 3, सी है 1 2 और डी है सारे के सारे हमारे सही हैं. करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा. बी का मतलब कि 2 and 3 आर राइट. सो स्टेटमेंट 1 becomes wrong. Let us see the statement 1. पाइटकर पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड. पाइटकर जो पेंटिंग थी वो जो झारखंड के जो ट्राइबल लोग हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं, छत्तीसगढ़ यहाँ पे गलत हो जाएगा. छत्तीसगढ़ इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेल MP, बट इफ आई से झारखंड इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेल बिहार. पहले ये बिहार का हिस्सा था. और अगर मैं पाइटकर पेंटिंग की बात करूं तो ये झारखंड से संबंधित है. वहां के जो ट्राइबल लोग हैं वो ये पेंटिंग करते हैं. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कलमकारी पेंटिंग. निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलमकारी चित्रों के बारे में सही है. कलमकारी चित्र, ध्यान दीजिए. Let us see statement 1. Statement 1 says the base is cotton fabric while the colors used are vegetable dyes. अब यह जो कलमकारी पेंटिंग होती थी वो ज्यादातर सूती कपड़ों के आधार पर ही होती थी.
और इनका प्रयोग जो होता था इसमें कौन सा कलर मिलाया जाता था? वानस्पति कलर मिलाया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं द मेन सेंटर फॉर दिस आर्ट आर श्रीकालाहस्ती एंड मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। अब इस कला मतलब कि कलमकारी पेंटिंग का जो मुख्य केंद्र था वो आंध्र प्रदेश में श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द इमेज आर ड्रॉन फ्री हैंड एंड इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम बुद्ध माइथोलॉजी। अब कलमकारी पेंटिंग में जितने भी चित्र होते थे वो उसकी चित्रकारी खींची जाती थी, हाथों से खींची जाती थी और प्रेरणा मुक्त और इसकी प्रेरणा बुद्ध की पौराणिक कथाओं से मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट हैज रिसीव जीआई स्टेटस, इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्ट कोड क्या है। ए है 1 2 3, बी है 2 3 और सी है 1 2 4 और डी है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। लेट अस सी अगेन 1 2 4 मिस स्टेटमेंट 3 बिकम्स रॉन्ग। ठीक है, कथन 3 हमारा यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे देखिए दिस शुड बी एक्चुअली स्टेटमेंट 3। द इमेज आर ड्रॉन फ्री हैंड एंड इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी। वहां पे क्या लिखा था? स्टेटमेंट में लिखा था कि इन चित्रों को हाथों से बनाया जाता था और इसका जो ये होता था वो यहाँ पे बौद्ध होते थे, राइट, बुद्ध से रिलेटेड था, बुद्ध माइथोलॉजी से। लेकिन ये सही क्या है? हिंदू सही होगा, हिंदू माइथोलॉजी से ये रिलेटेड था। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। अब बंगाल की कला शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट देखिए द स्कूल इज यूनिक एज दे यूज सिंपल कलर्स। यह शैली अद्वितीय है क्योंकि वे साधारण रंगों का उपयोग करते हैं। सेकंड देखिए द आइडिया ऑफ द बंगाल स्कूल केम अप विद द वर्क्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। अब बंगाल शैली का जो विचार आया वो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं से विकसित हुआ था। थर्ड देखिए नंदल बोस वॉज द नोटेबल पेंटर ऑफ द स्कूल। नंदल बोस जो थे वो बंगाल शैली के कला के उल्लेखनीय चित्रकार थे। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है ए 1 2, बी 1 3, सी 2 3 और डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे बी। बी क्या कहता है? बी कहता है ओनली 1 and 3। ओनली 1 and 3 हो गया हमारा। दैट मीन्स स्टेटमेंट्स 2 becomes wrong. The idea of Bengal school came up with the works of रविन्द्रनाथ टैगोर। वो बिल्कुल ही गलत है कि रविन्द्रनाथ टैगोर वहां पर लिखा था, वही जिन्होंने हमारे जन गण मन को लिखा हुआ है। ठीक है, और गीतांजलि के लिए उनको ये नोबेल लॉरेट भी थे, इनके नाम से नहीं था, ये बिल्कुल ही गलत है। किसके नाम से था? रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से था ये बंगाल शैली। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप प्लीज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि पूरा आर्ट एंड कल्चर आपका इसी चैनल पे आपको समझाया जाएगा। पीडीएफ जो है आपको पेड कोर्सेज में मिल जाएंगे और सारी चीज़ें आप बिल्कुल इसको देखते रहिए, इसको सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स। ये पूरे 500 क्वेश्चन है। थैंक्स एंड जय हिंद।